वेलकम टू ज़ेन स्टडी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी क्वांटिटेटिव टूल्स। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्वालिटेटिव टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव टूल्स पढ़ेंगे हम। जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लाइक CRR, SLR, SDF, MSF, ये सब क्वांटिटेटिव टूल्स थे, ठीक है। बिकॉज दे यूज टू monitor volume of loans or credit volume basically. Today we will talk about monetary policy qualitative tools because qualitative tools concern itself about which sector of economy rather than quantity of loans. Okay, so it mainly concern itself with sector of economy or distribution of loans, मतलब अगर इसको बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में बोला जाए तो कौन से सेक्टर को कितना लोन प्रोवाइड करना है और क्या क्या मेजर्स फॉलो करने हैं, ये आपका क्वालिटेटिव टूल्स से मॉनिटर होता है। बल्कि क्वांटिटेटिव टूल्स जो होते हैं उसमें क्वांटिटी पर बात की जाती है, लाइक वॉल्यूम पे। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। जैसे कि मैंने बताया क्वालिटेटिव टूल्स, इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्शन टूल बिकॉज इनका जो प्रभाव है वो डायरेक्टली पड़ता है, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, इट्स डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या होता है कि रेपो CRR जो होते हैं वो RBI ट्रांसमिट करता है, बट इट टेक्स सम टाइम बिकॉज बैंक्स उसको ट्रांसमिट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन ये जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं ये डायरेक्ट एक्शन होते हैं बिकॉज डायरेक्टली ही इन्फोर्स किए जाते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मोरल सुएशन। आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि क्या है और टर्म्स पे ध्यान देना है कि अगर कभी क्वेश्चन पुट अप हो जाएंगे MCQ में तो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हो। सो मोरल सुएशन मीन्स मोरली RBI गवर्नर इनडायरेक्टली बात करते हैं, मतलब कभी वो कॉन्फ्रेंस में अगर कहीं जाए या कभी उनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है तो वो वहाँ पे बोलते हैं कि आई हैव ऑलरेडी कट द रेपो रेट्स, मैंने तो अपना काम कर दिया है रेपो रेट्स, बट बैंक अपना काम नहीं कर रही, वो कट नहीं कर रही रेट्स को। तो वो इनडायरेक्टली बात करते हैं, दे परसुएड बैंक्स indirectly to propagate policy change। इसमें क्या होता है कि कभी भी RBI गवर्नर को चाहे कोई चीफ गेस्ट बुलाए या कभी वो इंटरव्यू दे कोई न्यूज़ चैनल में, आपने सुना होगा, तो वो बोलते हैं कि वी हैव ऑलरेडी डन आवर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव कट आवर पॉलिसी रेट्स, रेपो रेट, बट द कंसर्न बैंक्स आर नॉट transmitting it further by
इम्प्लीमेंटिंग इट। तो उस केस में वो मोरल सुएशन इनडायरेक्टली बोलते हैं, ताकि बैंक अगर ये बात सुने तो उनको पता चल जाए कि हाँ हमको ये ऐसा करना चाहिए मोरली। ठीक है, तो ये हो गया आपको मोरल सुएशन। ये आप मोटा मोटी याद रखें कि मोरल सुएशन क्या होता है। ठीक है, मोरल सुएशन आपको पता चल गया। नाउ सेकंड इज डायरेक्ट एक्शन। एज द वर्ड सजेस्ट, एक्शन टेकन डायरेक्टली बाय आरबीआई। मतलब आरबीआई ऐसा बोलती है कि वी विल टेक एक्शन अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, इन केस बैंक विल नॉट फॉलो दीज गाइडलाइंस। तो उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। जैसे एक बैंक्स में क्लॉबैक का ऑप्शन होता है कि इफ द कंसर्न्ड बैंक्स विल नॉट follow the guidelines, then there is a clawback issue for MD or CEOs of the bank and their salaries will be fortified। अगर वो रिटायर भी हो जाए तो उस केस में उनकी सैलरी भी 45 होगी, अगर वो प्रूव हो जाते हैं गिल्टी। तो डायरेक्ट एक्शन आप ऐसे समझ सकते हैं कि डायरेक्ट एक्शन यानी एक्शन टेकन बाय आरबीआई फॉर द ऑफेंडर्स, ओके, like banks and concerned. Now in qualitative tools we will talk about priority sector lending। priority sector lending, ये देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मतलब कौन से सेक्टर को हम प्रायोरिटी में लोन प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले आरबीआई ने इस टर्म को यूज किया था 1968 में, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, इट वॉज यूज टू मैनेज विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी शुड बी कंसीडर्ड इन प्रायोरिटी टू गिव लोन्स। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला था कि 40% जो लोन्स हैं वो पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को जाने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रायोरिटी सेक्टर। 2015 में यूके सिन्हा कमेटी ने भी इसके बारे में बात की थी। फिर 2019 में भी इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, काफी स्मॉल चेंजेस हैं, इतना आपको हेयर स्प्लिटिंग नहीं करना है। ठीक है, 2015 में इन्होंने यूके सिन्हा वाले में एमएसएमई के रिगार्डिंग बात हुई थी इसमें। ठीक है, अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन से सेक्टर को कितना लोन जाना चाहिए वो हम देखते हैं। बट मोटा मोटी आप ये समझिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टेल्स दैट 40% ऑफ द लोन शुड बी टुवर्ड्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज और सेक्टर्स। ठीक है, अब हम अपनी आने वाली स्लाइड में देखते हैं कि कौन कौन सेक्टर्स पे बात की गई है इसके बारे में। तो हम देखते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में, जैसा मैंने आपको बताया कि 40% ऑफ द लोन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स पर्टिकुलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। व्हाट आर दोज सेक्टर्स? सो वैसे तो आपको एग्जाम में बस ये याद रखना है कि कभी एक ऐसा स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा या दे दिया जाएगा कि हाउ मच परसेंटेज, और या स्टेटमेंट के बीच में 40 की जगह 50 या 60 दे दिया जाएगा और आपको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। तो 40% होता है, ये तो आप याद रख लो, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज, और मान लो कभी पूछा जाए, आजकल एग्जाम में काफ़ी हेयर स्प्लिटिंग होती है तो आप उसके हिसाब से याद रख सकते हैं। बिफोर और आफ्टर मैंने 2 कॉलम्स बना दिए हैं। तो वीकर सेक्शंस लाइक SC ST और वुमेन, सो बिफोर इट वाज 10%, now it is increased to 12%. Loans toward agriculture right now
should be 8%. MSME, it's 7.50%. And other miscellaneous, other, but it's related to poverty elevation only. So it's 2.50. So when we sum it up, it turns out to be 40%. Before also it was 40%, but the distribution got changed. So we know that priority sector lending, we have 40%. Bank should distribute 40% loan towards some particular sectors of economy. This is done to achieve United Nations Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goal related to poverty elevation. So by doing this, we can achieve United Nations goal related to poverty elevation. Now some things you need to understand. Priority sector lending, minimum is 40%. Okay, minimum is 40%. But if some particular banks are giving 60% loans towards this sector, then they are मोर देन वेलकम. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 40% कम से कम होना चाहिए. 60% भी, अगर कोई 70% भी देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 40% तो होना ही चाहिए. और इन केस 40% नहीं होगा तो उस केस में फाइन भी लगते हैं. ठीक है, अब वो फाइन क्या लगते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं. ठीक है, सो PSL में मैंने आपको बताया था कि 40% होना चाहिए, बट इट कैन इंक्रीज ऑल्सो. अगर बैंक ने चाहा तो उसको वो 60% भी कर सकता है, 80% भी कर सकता है, लेकिन कम से कम 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, बट व्हाट इफ अगर शॉर्टफॉल हुआ, मान लो अगर बैंक से वो कोटा पूरा नहीं हुआ, तो उस केस में पेनल्टी लगती है बैंक्स को, और उसको बोलते हैं हम PSL शॉर्टफॉल्स. तो जो पेनल्टी लगेगी बैंक को, वो पेनल्टी जैसे RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इस फंड में वो पैसा जमा हो जाएगा जितनी भी उन पे पेनल्टी लगेगी. तो ये RIDF जो है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये 1995-6 में ये फाउंड हुआ था, लॉन्च. ठीक है, और ये नाबार्ड के अंडर आता है. इसमें जितना भी पैसा जाएगा PSL शॉर्टफॉल्स का, इट विल बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज. तो आपने देख लिया कि बैंक्स को कम से कम 40% कोटा तो मिनिमम रखना ही है, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो. और इन केस अगर ये शॉर्टफॉल हुआ तो RIDF में पैसा जमा करवाना पड़ेगा जो नाबार्ड के अंडर आता है, और वो पैसा एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज होगा. एक और फंड होता है आपका UIDF, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये नेशनल हाउसिंग बोर्ड के अंडर आता है, और इसमें जो पैसा जमा होगा वो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होंगे इन Tier 2 और Tier 3 सिटीज. Tier 2 सिटीज कौन से होते हैं? जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से लेके 99,999 वैसे सिटीज, और Tier 3 में होगा कि 20,000 से 49,999. ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है Tier 2 और Tier 3 सिटी का. सो नेवरदलेस UIDF में जो पैसा जमा होगा PSL शॉर्टफॉल का, वो NHB के अंदर आता है, यानी नेशनल हाउसिंग बोर्ड के अंदर, और वो पैसा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में यूज होगा. सो वी हैव टू UIDF और RIDF. It comes under NHB
इट कम्स अंडर नाबार्ड। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो बैंक्स पैसे इन शॉर्टफॉल्स में जमा करवाएंगे, इन फंड्स में पैसे जमा करवाएंगे, बैंक विल गेट इंटरेस्ट ऑल्सो, बैंक्स विल गेट इंटरेस्ट ऑल्सो। ठीक है, तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि द मनी विच बैंक्स डिपॉजिट अंडर PSL shortfalls will not get interest. So that statement will be wrong because bank will get interest on PSL shortfall money also. But the interest will be linked, linked to बैंक रेट। बैंक रेट से वो इंटरेस्ट लिंक होता है, और वैसे भी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो जो उसका टेन्योर होता है वो काफ़ी लंबा होता है, 20-20 साल का। तो इंटरेस्ट तो मिलेगा लेकिन बैंक रेट के बेस पे मिलेगा, और इस फंड में वो पैसे जो जमा होंगे वो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सारी हमने डिस्कस कर ली, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स ऑल्सो। अब बहुत ही कुछ कम कंसेप्ट रह गए हैं इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी जितना भी हमने पढ़ा है इसके लिए हम एक टेबल बना सकते हैं, और वी कैन रिवाइज। अभी मैं रिवाइज आपको करवा देता हूं। सो व्हेन वी हैव टू इंक्रीज, व्हेन RBI हैज टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई को इकोनॉमी में इंक्रीज करना है। सो व्हाई मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्यों इंक्रीज करना है? टू फाइट डिफ्लेशन, मंदी, इसको बोलते हैं इजी, चीप एंड डॉविश। इंक्रीजिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय RBI। सो RBI उस मॉनेटरी पॉलिसी को बोलते हैं इजी, चीप एंड डॉविश। इन केस मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो वो पॉलिसी होगी टाइट, डियर एंड हॉकिश। ओके, सो ये टर्म्स आप याद रख लें। टू फाइट डिफ्लेशन, मनी सप्लाई को कम करना है। टू फाइट डिफ्लेशन, मनी सप्लाई को बढ़ाना है। मंदी है ऑलरेडी, मनी सप्लाई को बढ़ाना है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। टू फाइट डिफ्लेशन, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। तो जो पॉलिसी यूज होगी वो होगी इजी, चीप एंड डॉविश। इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को कम करना है तो टाइट, डियर एंड हॉकिश। इसमें CRR और SLR को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ठीक है, CRR और SLR को कम करना पड़ेगा, तभी तो लोनेबल फंड्स ज्यादा होंगे, राइट। और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो CRR और SLR को डिफ्लेशन के केस में कम करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन के केस में बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लोनेबल फंड्स कम हो जाएं। रेपो रेट, ये सारे पॉलिसी रेट्स जो हो गए आपके। इन केस ऑफ डिफ्लेशन, रेपो, MSF और बैंक रेट कम करना है, इसमें बढ़ाना है। सिंपली डिफ्लेशन में जो भी रेट्स हैं उनको कम करना है और इन्फ्लेशन में जो भी रेट्स हैं उनको बढ़ाना है। सिंपल, बिकॉज to restrict the liquidity of banks in case of inflation. सिंपली देखिए आप यहां भी रिजर्व, रेपो, SDF डिफ्लेशन वाले केस में कम करना है, इन्फ्लेशन वाले केस में बढ़ाना है इसको दोबारा से। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? RBI बाइज एंड सेल G-Secs ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में डिफ्लेशन के केस में क्या होगा? डिफ्लेशन में पैसे को हमको, मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो RBI क्या करेगी? RBI बाई करेगी G-Sec और उसके बदले पैसे देगी। सो RBI बाइज G-Sec इन केस ऑफ डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को कम करना है तो RBI सेल्स G-Sec एंड देन टेक देयर मनी। मोरल सुएशन, क्वालिटेटिव टूल्स, इसमें इसको बोलेगी बैंक को कि आप डॉविश पॉलिसी अपनाएं, है ना, और इसमें बोलेगी आप हॉकिश पॉलिसी फॉलो करें।
Okay, hope you got that one. So we learned about monetary policy, both qualitative and quantitative. ठीक है, now we will learn about monetary policy committee also. तो हमने monetary policy के बारे में सारा कुछ पढ़ा है, क्वालिटेटिव टूल्स भी पढ़ा है और क्वांटिटेटिव टूल्स भी पढ़ा है. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो कैसे फॉर्म होती है. ओके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आरबीआई एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं. आरबीआई की साइड से 3 मेंबर्स एंड गवर्नमेंट की साइड से 3 मेंबर्स. जो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इस कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं और उनके साथ डिप्टी गवर्नर होते हैं और 1% नॉमिनेटेड बाय आरबीआई सेंट्रल बोर्ड. यू गॉट इट. एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होते हैं इस कमेटी के वो आरबीआई के गवर्नर खुद ही होते हैं. सेकंड इज डिप्टी गवर्नर एंड थर्ड इज 1% नॉमिनेटेड बाय आरबीआई सेंट्रल बोर्ड. दिस इज आरबीआई साइड 3 मेंबर. गवर्नमेंट के साइड 3 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. इनका जो टेन्योर होता है, आरबीआई साइड के जो मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो उनके जो ऑफिशियल टेन्योर है उससे लिंक्ड होता है. ठीक है, जो आरबीआई के साइड के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो उनके ऑफिशियल जॉब टेन्योर से लिंक होता है. गवर्नमेंट के साइड से जो होते हैं उनका टेन्योर 4 इयर्स होता है, 4 साल. आरबीआई के साइड से जो 3 मेंबर्स होते हैं उनका मैंने आपको बताया कि उनका जो जॉब, जैसा अगर मान लो गवर्नर है तो गवर्नर का जितना टेन्योर होता है उससे लिंक्ड होता है उनका ही टेन्योर. ठीक है, बट गवर्नमेंट के साइड से जो 3 मेंबर्स होंगे उनका टेन्योर 4 इयर्स होगा, 4 साल, और ये दोबारा नॉमिनेट नहीं होते. ठीक है, इनको सेलेक्ट किया जाता है रिगार्डिंग सर्च कम सिलेक्शन कमिटी विच इज हेडेड बाय एन आईएएस ऑफिसर. तो टोटल 6 मेंबर्स होते हैं. आई होप यू गॉट इट. आरबीआई के गवर्नर की सिलेक्शन कहां से होती है ये तो आपको पता होगा. फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी एंड अकोमोडेटिव कमेटी विच इज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी. नाउ अब हम जो पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस पे काफी एमसीक्यू वगैरह भी बन सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं. जो मीटिंग कोरम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, जो मीटिंग कोरम होता है वो 4 पर्सन का होना चाहिए. ठीक है, 4 लोगों का, यानी 6 में से कम 4 लोग मौजूद होने चाहिए टू फॉर्म द कमिटी. मतलब कि वो तभी जाके बैठ सकते हैं. ठीक है, तभी जाके कुछ डिस्कशन होगा. जब तक 4 पर्सन नहीं होंगे तब तक कोई डिस्कशन नहीं होगा. सो मीटिंग कोरम इज 4 पर्सन और 4 पर्सन इज इंक्लूडिंग गवर्नर. ठीक है, गवर्नर तो होने ही चाहिए. तो 4 पर्सन, कोरम इज 4 पर्सन. दे आर लीगली रिक्वायर्ड टू होल्ड मिनिमम 4 मीटिंग्स इन अ ईयर. कम से कम पूरे 12 महीने में 4 बारी तो इनको लीगली मतलब it's written they are legally required to at least 4 meeting, to hold at least 4 meeting. ठीक है, इससे ज्यादा हो जाए बट लीगली दे आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एट लीस्ट 4 meetings. What they do in practice, they meet every 2 months in bi-monthly monetary policy review. तो रियल लाइफ सिनेरियो में क्या होता है कि ये हर एक 2 महीने पे बैठते हैं. इसीलिए हम बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि उसमें क्या डिस्कशन हुआ. लेकिन लीगली इनको कम से कम 4 बारी तो मिलना ही है. बट दे मीट एवरी 2 months इन बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी. ओके, नाउ रेपो रेट इज द पॉलिसी रेट, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एंड डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी वोट्स. ठीक है,
जो रेपो रेट है वो आरबीआई का पॉलिसी रेट है, रेपो ही पॉलिसी रेट है, बैंक रेट नहीं है, रेपो रेट है पॉलिसी रेट। इसी को बेंचमार्क करके एक इंटरेस्ट रेट भी ये लोग कंसीडर करते हैं और ये मेजॉरिटी वोट से डिसाइड होता है। कमिटी मस्ट पब्लिश इट्स रिपोर्ट एवरी 6 मंथ, हर एक 6 महीने पे कमिटी को अपनी रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ती है। इन्फ्लेशन का जो टारगेट होता है वो यूनियन गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नर के साथ डिस्कशन करके डिसाइड करती है। ठीक है, ये आप ध्यान से नोट कर लें कि यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड आफ्टर कंसल्टेशन विद आरबीआई गवर्नर इन्फ्लेशन टारगेट। अभी का जो टारगेट है वो प्रेजेंट डे टारगेट है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑल इंडिया 4 ± 2% यानी 2 to 6% के रेंज में। ठीक है, ये बिल्कुल आप याद रख लें, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। इफ दे फेल टू अचीव टारगेट, अगर आरबीआई अपना टारगेट 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स यानी 9 महीने तक, 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, 3 क्वार्टर तक अगर फेल होती है तो उस केस में उनको गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है विथ रीजंस एंड रेमेडीज। कोरोना के टाइम में 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में फेल हो गई थी आरबीआई टू अचीव देयर टारगेट एंड देन दे हैड टू सबमिट रिपोर्ट। ओके, नाउ एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा कंसेप्ट हम देखेंगे रिगार्डिंग दिस ओनली, और ये लास्ट इस टॉपिक का है। तो हम अखबार में पढ़ते हैं, कभी कभी न्यूज़पेपर में, हिंदू में आप पढ़ोगे, इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ोगे कि स्टैंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, आरबीआई का स्टैंस क्या है, मूड क्या है। ठीक है, तो कैलिब्रेटेड, टाइटनिंग, न्यूट्रल और अकोमोडेटिव वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। सो वी विल सी व्हाट इज दैट। ठीक है, सो स्टैंस यानी व्हाट आरबीआई इज गोइंग टू डू इन if there is mention of this words. So calibrated tightening. So अगर वो calibrated tightening की बात करें तो उस केस में क्या वो रेपो इंक्रीज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में रेपो इंक्रीज कर सकते हैं, रेपो डिक्रीज नहीं करेंगे, इंक्रीज कर सकते हैं कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में, और अनचेंज भी हो सकता है। मतलब अगर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग की बात हो तो उस केस में क्या होता है कि रेपो को इंक्रीज किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा और उतना ही रखा जा सकता है, डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, न्यूट्रल वर्ड से ही आपको पता चल रहा है रेपो इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं और नहीं भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अनचेंज भी रख सकते हैं। एकोमोडेटिव में क्या होगा कि रेपो इंक्रीज नहीं करेंगे, डिक्रीज कर सकते हैं और अनचेंज भी रख सकते हैं। तो इसको आप एक टेबल की तरह बना के याद कर लें, अगर कभी एमसीक्यू इससे पुटअप होते हैं तो आप आराम से कर दोगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट सम अदर टॉपिक। ओके, अभी हमने मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस कर लिया, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे which is our फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, बैंक्स एंड एनएफसी। ठीक है, तो जो आने वाली क्लासेस होंगी उसमें हम उस टॉपिक को, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, बैंक्स और एनएफसी को डिस्कस करेंगे इन डिटेल, कंसेप्चुअल वाइज। और फॉर दिस क्लास दिस इज ऑल। और आप अपने बुक से इसको कंसोलिडेट करते रहो, जो भी आपके रेफरेंस बुक आपने चूज किया है। बहुत ही कुछ ओवर द टॉप टॉपिक्स नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बार बार ही बनते रहते हैं। थैंक यू सो मच।